सर ये आप बचे दोबारा सर। ज्वाइन कर लेना बेटा। हाँ ठीक है। अब सर आप पढ़ाओ, हम अब बातें नहीं करेंगे क्योंकि लाइव क्लास है इसलिए। चलो भाई, ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बातें हो गई, बदमाशी हो गई। अब शुरू करते हैं आज के प्रोजेक्टाइल मोशन। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करेंगे और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे हम। और 11th फिजिक्स थ्योरी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 7/1/2025। टॉपिक्स की बात करें हम, ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ेंगे। 2D एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और वेटेज जो है 7, 13, 15, 5, 4 ये आपने वेटेज देख रखा है लास्ट क्लास में भी। ये इन दो टॉपिक से वेटेज आया हुआ है पिछले 5 सालों का। सर प्रोजेक्टाइल मोशन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछते ये? हाँ पूछते हैं, ऐसी बात नहीं, पूछते हैं। इनका जो मन करता है वहां से पूछने देता है। टर्मों से थोड़ा ज्यादा ही अक्सर पूछते हैं। खैर चलो, रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u दे रहे हैं तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? U sin थीटा, U cos थीटा, U cos थीटा, u cos थीटा होगा इसका और u sin थीटा होगा। इस u cos थीटा को हमने नाम दे दिया था क्या? ux। u sin थीटा को नाम दे दिया था u। लेकिन इस 2D मोशन के साथ एक एक्सेलरेशन भी काम कर रहा था और वो एक्सेलरेशन t टाइम तक काम करता है। अब ये एक्सेलरेशन t टाइम तक काम करता है तो at जो बन जाता है वो उसका इंक्रीज इन एक्सेलरेशन बन जाता है। और at जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल पर बना रहा था at वेक्टर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? U cos sin थीटा, क्या U cos थीटा 1, ये u है वेक्टर, ये at है वेक्टर। सर U cos थीटा, एटी cos अगर A cos वेक्टर थीटा 1, अगर अरे वेक्टर cos थीटा, cos थीटा AT हाँ cos थीटा at 1, cos थीटा 1 और उसमें a cos थीटा क्या क्या बन जाएगा? अगर मैं ऐसे अरेंज करके लिख दूं a cos वेक्टर उसका क्या नाम दे दूं? AX रिप्रेजेंटेशन AX ax। और उसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट at sin थीटा 1 होगा। ठीक, तो इसमें a sin थीटा 1 को क्या रिप्रेजेंटेशन है? ay हाँ। अब उसके बाद हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी ये था u जिसमें इंक्रीज इन वेलोसिटी वेक्टर at बन गया। तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला, इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट करने वाला हमारे पास एक फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v बन गया, v मिल गया। करेक्ट है बात? अब मान लेते हैं जो वेक्टर v है, जो फाइनल वेक्टर v है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? v cos थीटा सर V cos थीटा, v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin थीटा V sin v थीटा cos थीटा का रिप्रेजेंटेशन क्या दे दूं मैं? vx हाँ बेटा वेरी गुड, इसका रिप्रेजेंटेशन हमने vx दे दिया और v sin थीटा का रिप्रेजेंटेशन हमने vy दे दी। इसी चीज को हमने लास्ट क्लास में देखा। अब हम रिकॉल टेस्ट की बात कर ले रहे हैं कि हमने 2D मोशन थोड़ा सा देख लिया था और उसमें हमसे रिकॉल टेस्ट में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय। जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स t के टर्म्स में, t के फॉर्म में इक्वेशन आपको दिए गए हैं, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी t के फॉर्म में दिए गए। अब आपको मोशन ऑफ द पार्टिकल बताना है कि वो किस टाइप का है। नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग अलोंग पैराबोलिक पाथ है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है सिर्फ, कि यूनिफॉर्म मोशन। तो इस मोशन को बताएं। ऑप्शन डी वेरी गुड। बताओ आरुष कैसे? बताइए आरुष। हाँ सुहानी बताओ, सुहानी, आर्यंश। क्योंकि सर जी, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है अलोंग द वाई डायरेक्शन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सर मतलब वो पैराबोलिक पाथ है और सर अगर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी जो कि हाँ बोलो बोलो बोलो। यस सर अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे वेरी तो गुड। सर हमारे को एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी और अगर उस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे
तो Very हमारे good. को एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिससे हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर हम हाँ, एक्स ठीक। के अलॉन्ग देखें तो हमारे को एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी अगर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर Very good, हमारे को शाबाश। वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में मिल रही है। हाँ, वेरी तो गुड। सर जो ये इसलिए पैराबोलिक पाथ होगा और हमारे को एक्सेलरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गई बात थोड़ा सा गलत कैसे होती है अभी हम बताते हैं। थोड़ा सा गलत हो गई, मतलब बात आपकी सही है लेकिन रीजनिंग सही नहीं। चलिए हम इस इक्वेशन को 2 + 4t को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी नहीं बताओ, क्या बन जाएगा? 4 4। और ये क्या है, वेलोसिटी बनेगा क्या, यस सर। किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी एक्स किस डायरेक्शन, एक्स एक्स डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन है, उसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 3t + 8t²। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो जल्दी बताओ क्या बनेगा। dy 3 + 16 + 16 16t। करेक्ट। c + 16 अच्छा, ये क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। यस सर। डायरेक्शन में यस वाई वाई डायरेक्शन लॉन्ग वाइड हाँ हाँ। अच्छा, इसको मैं अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, 0 0। ये डी ये dvx अपॉन जो dt बनेगा वो हमारा 0 बनेगा। और ये dvx अपॉन dt क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में एक्स ax हो जाएगा। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये ay बन जाएगा, dvy अपॉन dt, और इसका क्या हो जाएगी वैल्यू, 16 16। तो हमने देखा कि दो कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कितना है, 16 है। कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का तो केस हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। दूसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन का केस हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब की बात करते हैं हम, दोनों की बात मिला के कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की मिला के बात कर रहे हैं कि इनके दोनों में हमने एक्सेलरेशन दिख रहा है, दोनों का कंबाइन करके एक्सेलरेशन दिख रहा है, दोनों की मिला के बात करेंगे, एक्सेलरेशन दिख रहा है हमको, तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और ये नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स है कि नॉट फिक्स है, एक्सेलरेशन फिक्स है कि नॉट फिक्स है, कितना 16 है, फिक्स है। एक्सेलरेशन जब फिक्स होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नहीं कहलाएगा, एक्सेलरेशन जब फिक्स होता है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दो बार ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट है बात। yes sir अब आपको कब होता, नॉन यूनिफॉर्म तब होता है जब एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होता, कोई वेरिएबल होता, 16t हो जाता, तो टाइम 1 रखता तो 16 होता, टाइम 2 रखता तो 32 होता, यानी टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होता रहता। जब एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा। बात समझ आई क्या? यस सर। yes sir अब आपको यस सर बहुत अच्छे से मैंने समझाया था और क्यूएफयू में समझाया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि मोशन कैसा हो, स्ट्रेट पाथ हो। मोशन कैसा हो सकता है भैया, पैराबोलिक पाथ भी हो सकता है, करेक्ट है। यस सर यस सर। हाँ। और पैराबोलिक पाथ के लिए आपको क्या बताया गया था कि पैराबोलिक पाथ में जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है उसमें, तो आरुष ने बताया तो अच्छी बात, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात उसने थोड़ी सी की लेकिन वो खुद समझ नहीं पाए कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपने समझ नहीं पाया, तो वो ठीक है। वो स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता इस बात को समझ पाएंगे, समझ भी गए होंगे। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होगी ना वो बेटा वो एक्स और वाई से रिलेटेड होती है, एक्स एंड वाई का रिलेशन होता है। यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं है, ये पोजीशन की इक्वेशन है, ये पोजीशन की इक्वेशन है। एक्स एक्सिस में पोजीशन की इक्वेशन है, वाई एक्सिस में पोजीशन की। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो एक्स और टी में इक्वेशन नहीं होता है, एक्स और वाई में इक्वेशन होता है, करेक्ट क्या? yes sir यस सर। यस सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जब उसके वाई और एक्स कोऑर्डिनेट में जब रिलेशन होगा, एक स्पेसिफिक रिलेशन होगा, तब ऐसे इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की मदद से हमें पता चलता है कि किस टाइप का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, कि पैराबोलिक मोशन हो रहा है, कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, कि इलिप्टिकल मोशन हो रहा है, कि हाइपरबोलिक मोशन हो रहा है, कि पैराबोलिक मोशन हो रहा है। तो अब हम ये इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है
2 + 4t, यहां से मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो x - 2/4 हो जाएगा। इस x t की वैल्यू उठा के मैं सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा, y = 3 x - 2/4 + 8 x - 2/4 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सारी चीजें इधर ही हैं, थोड़ा सा अजीब लिखा गया है लेकिन मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं y वाली इक्वेशन में रख लेता हूँ। y वाली इक्वेशन क्या है, y = 3t, t की वैल्यू मैंने यहाँ से बना रखी है, तो t की वैल्यू क्या है बेटा, x - 2/4 + 8t² यानी कि x - 2/4 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा x पर, करेक्ट है, इस साइड इक्वल के राइट साइड में आएगा, लेकिन वो x साइड में आएगा, और लेफ्ट साइड में y है, y पे स्क्वायर है क्या, y पे स्क्वायर है क्या लेफ्ट साइड में? अच्छा, राइट साइड में अगर सॉल्व करूंगा भी, कैलकुलेट करूंगा भी राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में y पर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? नो सर, रूट में आएगा। कितना भी कैलकुलेट कर लो, कुछ स्क्वायर जो आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ x वाले पर आएगा, y वाले पर स्क्वायर नहीं आएगा। और ये जो इस टाइप की इक्वेशन y = k × x² प्लस साथ में कुछ b × x हो या प्लस साथ में कोई कांस्टेंट लगा हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसमें डिग्री 2 है और वो डिग्री सिर्फ एक वेरिएबल पर है। तो ऐसी इक्वेशन बनती है किसकी, किस शेप की? ग्राफ में पढ़ाया तो था बहुत अच्छे से तुमने। अच्छा, अगर ऐसी इक्वेशन हो जाए x² + y² = a², ये भी कितने, यहाँ पे क्या डिग्री है इक्वेशन की? 2, लेकिन वेरिएबल पे कि दोनों वेरिएबल पे है? दोनों वेरिएबल पे है, तो ये सर्कल इक्वेशन बन जाएगी। सारी बात समझ में? उसी तरीके से x² / a² + y² / b² = 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। यस सर। लेकिन ये डिग्री की है, ये वाली एलिप्स का है शायद। एलिप्स की है। डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की? सर 2 दोनों वेरिएबल पे डिग्री 2, दोनों वेरिएबल पे पावर 2 है कि एक वेरिएबल पे पावर 2 है? दोनों पे। हाँ, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल पावर 2 और इस फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये एलिप्स की हो गई। यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल पे पावर 2 है, ये इस फॉर्म में है, तो सर्कल की इक्वेशन हो गई। उसी तरीके से हाइपरबोला की इक्वेशन x² / a² - y² / b² = 1, करेक्ट? यस सर। हाँ, इस तरीके से आप डिग्री देख करके समझ सकते हो। बाकी आप इसको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो, यहाँ से समझ जा रहे हो भैया, एक में हॉरिजॉन्टल में 0 है, वर्टिकल में आप देख रहे हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये पैराबोला का एक केस है, ये आसानी से आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा सारी चीजें कनेक्ट करके समझा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्रूव हो रही है, करेक्ट है बात? यस सर। यस सर। तो जिसने ग्राफ के टाइम ये बात समझी थी अच्छे से, वो ये बात समझ सकता है, जिसने नहीं समझी थी उसको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगा कि यहाँ पर ये वाली जो फाइनल में जो मैंने बनाई ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है सर फाइनल वाली। सर फाइनल वाली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसमें होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होती है कि एक्स और टाइम से? सर एक्स और वाई में। हाँ, एक्स और वाई। और जो आपको ग्राफ पढ़ाया गया था उसमें जो रिलेशन पढ़ाया था पैराबोला का, उसमें इक्वेशंस जो थी वो एक्स और वाई में थी कि एक्स और टी में थी? एक्स और टी में। सर एक्स और वाई। क्या थी इक्वेशन? वाई में। एक्स और टी में थी ना इक्वेशन? यस सर। हाँ यस सर। ठीक। हाँ, एक्स टी ग्राफ दिया गया था, वीटी ग्राफ दिया गया था, एटी ग्राफ दिया गया था। सारी बात समझ में? यस सर। यस सर। वो इक्वेशंस तो हैं, लेकिन उसको वो जो इक्वेशंस आपने एक्सटी में बनाया था वीटी में बना सकते थे, एटी में तो आया ही नहीं था। एटी में तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। वो इक्वेशन जो आपने बनाई थी एक्चुअल में वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं कहला सकती, करेक्ट है बात? यस सर। यस यस सर। चलो, यहाँ तक बात आपने समझ ली, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर ये हाँ बेटा। सर अभी आपने बोला कि वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो एक्सेलरेशन से ही पता चल जाता कि कौन सा इसका। हाँ, एक स्पेसिफिक केस है ना बेटा, इसमें आपने एक साइड एक्सेलरेशन 0 देखा, दूसरे साइड एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखा। ये कब होता है? जब आप पैराबोलिक पाथ यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हो, हमने बॉल को ऐसे फेंका, वो हर ऐसे पूरा ऐसे मोशन करके गई है, तो उसमें हमें वहां दिखता है कि एक्सेलरेशन एक में 0 है और एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 9.8 लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में,
तो वो पैराबोलिक पाथ बना रहा है। तो एग्जैक्ट सेम केस मैच हो गया तो आप बोल दोगे कि ये पैराबोलिक। लेकिन जबरदस्ती आपको पूरा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है, तो लो मैंने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करवा दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकलवा दिया, पैराबोला की इक्वेशन समझा दिया, और बाकी सारी क्या इक्वेशंस होती हैं वो भी हमने आपको समझा दी। ठीक है, ये किस अभी आगे केस आएगा ही आएगा, अभी वही पढ़ाने जा रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये पैराबोला का है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा तो वो स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा तो वो पैराबोला पर भी जा सकता है। कौन सा होगा ये आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट है? क्योंकि अब आप ही बताओ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा तो क्या इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा, या तो एक्स का या तो वाई का? सर एक होगा। हाँ, तो ये तो हो ही सर एक होगा। हाँ बस, अब जब ये पैराबोला करेगा तो इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होंगे कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा? सर सर दोनों। दोनों। साफ दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पैराबोलिक पाथ ही तो होगा, 2D मोशन तो होगा। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ हमने कल आपको समझाया, यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, उसी तरीके से जैसे मैंने कल आपको समझाया था। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की RI, जैसे आपको हमने समझाया था इक्वेशन कौन सी, कि x इज इक्वल्स टू होता है x0 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो शुरू में उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की x0 थी, जिसको इन्होंने RI से नाम दिया। हमने जब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया तो ut जो हो गया वो इंक्रीज इन पोजीशन बन गया, ये बन गया आपका इंक्रीज इन पोजीशन बन गया। अब इसने कुछ इंक्रीज किया पोजीशन, जो मैंने वेलोसिटी उसको दी थी, साथ में एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो हाफ AT स्क्वायर है, ये हाफ AT स्क्वायर भी क्या बन गया, इस एक्सेलरेशन की वजह से इंक्रीज इन पोजीशन हुआ है। और ut किसकी वजह से हुआ है, गिवन वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, गिवन वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इंक्रीज इन पोजीशन हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इंक्रीज इन पोजीशन हुआ है। तो यहाँ पे दो तरीके से इंक्रीज इन पोजीशन हुआ, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ut ने इसकी पोजीशन को इंक्रीज किया जो मैंने उसको वेलोसिटी दी थी, और हाफ AT स्क्वायर ने भी उसकी पोजीशन को इंक्रीज किया जो एक्सेलरेशन की वजह से इंक्रीज इन पोजीशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो पोजीशन इंक्रीज हो रही है दो चीजों की वजह से हो रही है, एक हो रही है जो मैंने वेलोसिटी दिया u इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वजह से उसका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, उनकी हॉरिजॉन्टल उसकी वजह से उसका मोशन होगा, और मोशन में पोजीशन में इंक्रीज होगा, साथ ही साथ उस पे एक्सेलरेशन लग रहा था, तो एक्सेलरेशन की वजह से हाफ AT स्क्वायर इंक्रीज इन पोजीशन होगा। तो दो पोजीशन इंक्रीज होगी, एक बार ut की वजह से इंक्रीज होगी, एक बार हाफ AT स्क्वायर की वजह से इंक्रीज होगी। तो इनिशियल पोजीशन में ये इंक्रीज इन पोजीशन ऐड कर दिया ut, दूसरा इंक्रीज इन पोजीशन ऐड कर दिया हाफ AT स्क्वायर, इन सबका एडिशन होकर के क्या बन जाता है, फाइनल पोजीशन RF। शुरू से लेकर के फाइनल तक हमने कनेक्ट कर दिया RF। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस ठीक है, चलो अब आपको पता है कि अगर इनिशियल पोजीशन RI है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, RIX, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, RIY। अगर RI जो है इनिशियल पोजीशन RI जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, RI sin। अगर इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इंक्रीज इन पोजीशन ut हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल बना रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ut cos theta। ut cos θ1, नहीं cos θ1 है, θ1 दिया ना एंगल मैंने आपको, एंगल क्या दिया है मैंने आपको, थीटा दिया है कि θ1 दिया है, θ1। सर θ1। आप cos θ1 बोलेंगे cos θ बोलेंगे, सर cos θ1। तो जो u cos θ1 है वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, और टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, तो uxt हॉरिजॉन्टल इंक्रीज इन पोजीशन बन जाएगा, एक वेक्टर ये यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है इनिशियल वेक्टर RIX में। सिमिलरली ut अगर मैंने दिया है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर एंगल θ1 है हॉरिजॉन्टल से, तो ut sin sin theta। θ1, वेरी गुड। u sin θ1 जो हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का uy, और इनटू टाइम ये जो होगा इंक्रीज इन पोजीशन इन वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वेक्टर ऐड हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट RIY में, ये ऐड हो जाएगा।
अब एक्सेलरेशन की वजह से जो इंक्रीज हुआ है पोजीशन उसका मान लेते हैं θ2 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos θ2 हाफ at स्क्वायर हो जाएगा और a cos θ2 जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ax बन जाएगा और ये जो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंक्रीज बन जाएगा हाफ ax t स्क्वायर। उसी तरीके से वर्टिकल में भी हाफ ay t स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा पोजीशन में। तो ये वेलोसिटी की वजह से, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से पोजीशन इंक्रीज हुई हॉरिजॉन्टल में, ये एक्सेलरेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल में पोजीशन इंक्रीज हुई है हाफ ax t स्क्वायर। ये उसी तरीके से वर्टिकल में इंक्रीज हुआ, वर्टिकल में एक्सेलरेशन की वजह से इंक्रीज हुआ। इन सारे वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जुड़ करके बन जाता है फाइनल पोजीशन इन हॉरिजॉन्टल rfx और इन सारे वेक्टर्स का ऐड होकर के फाइनल वेक्टर पोजीशन का बन जाता है वर्टिकल में rfy। बात समझ आ रही क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब हमने देखा कि यहाँ पे rix भी uxt जुड़ा है और हाफ axt स्क्वायर जुड़ा है और इन सब का एडिशन होके rfx बना है। उसी इक्वेशन को हमने लिख दिया। rfx कैसे बना? इनिशियल हॉरिजॉन्टल rix में हॉरिजॉन्टल इंक्रीज uxt वेलोसिटी की वजह से और हाफ axt स्क्वायर एक्सेलरेशन की वजह से जुड़ करके बन गया ये इक्वेशन। उसी तरीके से वर्टिकल में भी rfx rix प्लस ux, यहाँ y होना चाहिए, तो दोनों उन्होंने x लिख दिया गलती से। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन गलत लिखा है इन्होंने। rfy is equals to riy plus uyt plus half ayt स्क्वायर, ये उन्होंने ऐसे एक्सेलरेशन। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, पीछे क्या देखा था कि भैया इसका हॉरिजॉन्टल में अपना इक्वेशन चल रहा था, इसका वर्टिकल में अपना इक्वेशन चल रहा था। उसी तरीके से पोजीशन के में भी इसका अपना हॉरिजॉन्टल इक्वेशन चल रही है और यहाँ पे वर्टिकल में इसकी अपनी इक्वेशन चल रही है। तो हमने समझ लिया कि हॉरिजॉन्टल का अपनी कहानी किस्सा चलेगा और वर्टिकल का अपनी कहानी किस्सा चलेगा। हॉरिजॉन्टल की अपनी अलग इक्वेशन चलती रहेगी, वर्टिकल की अपनी अलग इक्वेशन चलती रहेगी। हॉरिजॉन्टल की वजह से वर्टिकल में कोई चेंज आने वाला नहीं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, और वर्टिकल की वजह से हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज आने वाला नहीं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं होने वाली है। यहाँ तक बात समझ आई क्या? सर हाँ बेटा पूछिए। सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है ना अभी? कब? ये इस ग्राफ में नहीं बेटा, ये रेस्ट पे कब थी? जब ये शुरू में RI पोजीशन पे थी तब यहाँ पे रेस्ट पे थी। अब मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दिया और साथ ही साथ उस पर कुछ एक्सेलरेशन दिया। तो जब मैंने इसको एक्सेलरेशन उस पर लग रहा था, तो जब मैंने उसको वेलोसिटी दिया तो ये मूव करने लगा। अब जब ये मूव करेगा तो इसका पोजीशन चेंज होगी दो चीजों की वजह से। एक पोजीशन सर चेंज, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने इसको वेलोसिटी दी तो तभी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना? हाँ तभी नहीं, जरूरी नहीं है। जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो है ना? क्या शुरू में वेलोसिटी जीरो है? हाँ वेरी गुड, शुरू में वेलोसिटी जीरो है और जब मैंने इसको फेंका, थ्रो किया या इसको पुश किया तब इस पर एक्सेलरेशन लगा जिससे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो है इस पर एक्सेलरेशन लगेगा लेकिन मेरे हाथ का एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, उस पर मेरे हाथ का एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, उस पर अर्थ का एक्सेलरेशन लग सकता है या उसमें किसी तरीके का इंजन जोड़ रखा था मैंने, उस इंजन की वजह से कोई एक्सेलरेशन फोर्स लग सकता है। ठीक है? यस सर। हाँ बात समझ रहे हो? बहुत ही क्रिटिकल सवाल तुमने पूछा है। जैसे कि मेरे पास ये माउस है, अगर मैं इस माउस को फेंक दूंगा तो इस पर एक्सेलरेशन कब तक लग रहा है? जब तक मेरे हाथ में है ना तभी तक ये माउस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। जैसे ही मेरे हाथ से ये टच छूटता है एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाता है। लेकिन इस पर एक और एक्सेलरेशन लग रहा होता है हमेशा। वो कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होता है? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ग्रेविटेशन। हाँ, या मैं कह दूं मैंने इस माउस में छोटा सा इंजन जोड़ दिया है। अब वो इंजन क्या देगा? इसको हमेशा पुश करता रहेगा, थ्रो करता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे कि ये छोटा सा एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में इंजन लगा रहता है तो वो उसको एक्सेलरेशन देता रहता है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। बात समझ आई क्या? यस। अब कहाँ से आ रहा है वो आपका सवाल है, लेकिन अभी कहाँ से आ रहा है उस पे मत जाइए। अभी समझिए कि एक्सेलरेशन लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि उसमें छोटा सा इंजन लगा दिया, वो उसको एक्सेलरेशन दे रहा है। या एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। या छोटा सा इंजन लगा दिया, उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। या कोई जिन घोस्ट आ गया है उसमें एक्सेलरेशन दे दिया, उसको उसकी बात कर रहे हैं।
जैसे तुम चाहो ओके समझ। सर, ओके। कहाँ से आया एक्सेलरेशन उसकी बात अभी नहीं करो। हाँ भाई, चलो अब वही इक्वेशन हॉरिजॉन्टल का अपना v इज इक्वल टू u प्लस एटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन, और टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ वर्टिकल का चल रहा है अपना अलग। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन 2 पढ़ाया था ना? Yes. क्या Yes, ये sir. कौन सी Yes. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, Speed. एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन पढ़ाया था ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इनटू टाइम। लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो यूएक्स कर दिया, वीएक्स कर दिया इनटू टाइम, और यहाँ पे भाई सेम चीज वर्टिकल कर दिया। तो इनका अपना अलग किस्से कहानी चल रही, इक्वेशन चल रही, इनका अपना अलग किस्सा कहानी इक्वेशन। और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट यूएक्सटी प्लस हाफ एएक्सटी स्क्वायर, और इसका अपना वर्टिकल में यूआईटी प्लस हाफ एवाईटी स्क्वायर। इसका अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इनटू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, इसका अपना चल रहा है अलग। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes. Yes, sir. इनकी अपनी अपनी कहानी चल रही है। अपना इक्वेशन इनका हॉरिजॉन्टल में अलग चल रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसका अपना अलग चल रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई एक दूसरे की वजह से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक छोटा सा आप मोशन देख सकते हो यहाँ पे कि इस ब्लू बॉल को जब फेंका जा रहा है तो u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा आ रहा है, क्योंकि जब फेंका जा रहा है तो वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? u sin थीटा आ जाएगा, जो उन्होंने लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि अब हमें समझना है कि क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपको बताना है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल की अपनी अलग कहानी चलेगी, तो हम अलग से ही पूछेंगे। इस हॉरिजॉन्टल को जब मैं पूछूं तो वर्टिकल को भूल जाओ, बस हॉरिजॉन्टल की बात करो। क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नो सर। नहीं, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी शाबाश। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो वो मोशन किस टाइप का हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुआ? सर यूनिफॉर्म होगा ना? वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक, वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा मोशन हो जाएगा? आपने बताया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल में बताया कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, लग रहा है जी का। लग रहा है कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? जी का। वेरी गुड। फिक्स है कि नॉट फिक्स है? सर फिक्स है। यूनिफॉर्म फिक्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लग रहा है तो मोशन का क्या नाम होगा? Non-uniform. यूनिफॉर्म। मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेरी गुड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरीके के होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, सही बोला, लेकिन इतना करेक्ट आंसर नहीं है। ये बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा? वर्टिकल वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्यों बोला आपने? जी कांस्टेंट है। ऐसे बोलो, एक्सेलरेशन constant क्या है। कांस्टेंट है? Sir, acceleration. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तब किस टाइप का मोशन बोलते? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही दूसरा नाम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। करेक्ट है? अब बताओ अगर Yes, sir. अच्छा, पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बताओ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब कौन सा इक्वेशन लगाओगे? अगर यूनिफॉर्म मोशन है, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वाले लगाएंगे ना? नहीं 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 नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का पूछ रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है? नहीं, अगर आपने बोल दिया एस इज इक्वल्स टू, क्या बोला? फिर से बोलो। अगर आपने बोल दिया एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन आ रही है क्या कि नहीं आ रही है? सर आ रही है।
तो जब ये आ एक्सेलरेशन रही आ रही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो गया? क्योंकि आपने तो बोला कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। जीरो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? नो सर। नहीं होता। नो सर। हाँ, तो आप एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन कैसे लगा सकते हो जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा है? सर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वो भी वही बात हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्या है? एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, तब आपको क्या लगाना होगा? जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या लगाना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये लगाना होगा। बात समझ आई क्या? Yes, sir. अब यूनिफॉर्म Yes, sir. एक्सेलरेटिंग मोशन में Yes. बताओ क्या लगाना पड़ेगा? रिपीट करने क्या बोला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स है, उसमें कौन से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? v इक्वल टू u is equals to u plus at और s is equals to ut plus half at square और v square is equals to u square plus 2s। करेक्ट है? Yes, sir. यहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स लिखा है कि नॉट फिक्स्ड होना चाहिए? सर ये जो आवाज- इक्वेशन है ये कब यूज करेंगे? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है कि नॉट फिक्स है इस इक्वेशन में? फिक्स है। फिक्स होता है तब किस टाइप का मोशन होता है? यूनिफॉर्म Uniform. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, यहाँ दूसरी इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन फिक्स है कि नहीं फिक्स है? Sir, नहीं है. f इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में एक्सेलरेशन फिक्स है कि नहीं फिक्स है? Sir, fixed है. यहाँ भी फिक्स है। तो Fixed है. जब एक्सेलरेशन फिक्स होता है तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा? Uniform accelerated motion. और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as में एक्सेलरेशन फिक्स है कि नहीं फिक्स है? Sir, fixed है. हाँ, और एक्सेलरेशन फिक्स है तो मतलब कौन सा मोशन हो जाएगा? Uniform accelerated motion. अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है जिसका दूसरा नाम वेरिएबल एक्सेलरेशन है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? उसमें क्या लगाते हैं? कौन सा मेथड लगाते हैं? इंटीग्रेशन वाला यूज करते हैं, कैलकुलस यूज करते हैं। आ रही बात समझ में सभी को? Yes, sir. यस सर। आगे बताओ, जो तीन टाइप के मोशन कौन कौन से हैं और इन तीनों में किस किस टाइप की इक्वेशन लगेंगी? और कौन बताएगा? रेज योर हैंड, बताओ आप। आयुष। सर सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन सर जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। वेरी गुड। फॉर्मूला सर इसमें लगता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और सर दूसरे टाइप का इससे पहले मोशन वाली क्लास में भी थे क्या? यस सर। तो और तुम सर डबल फिजिक्स की क्लास सर कैसे इससे कर रहे पहले नो सर और सर इसके बाद होता है सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सर जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं s Very इज good. इक्वल टू ut प्लस हाफ at हाँ, स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, तीनों sir. तीन इक्वेशन हो गए। तीनों आगे लगाते हैं। नेक्स्ट। और सर एक होता है सर जिसमें एक्सेलरेशन चेंज होता है हाँ। वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हम और इंटीग्रेशन दूसरा नाम भी बोलो। वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा नाम भी और क्या सर है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? सर इसमें हम कैलकुलस का यूज करते हैं इंटीग्रेशन और तो डिफरेंशिएशन। आप ये बताओ, आप इससे पहले वाली फिजिक्स की क्लास में थे क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, सॉरी। वेरी गुड, शाबाश। तो सर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा? जब आपका एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे अभी पीछे किसी ने मुझसे पूछा था जब मैं क्वेश्चन करा रहा था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा सर, तो मैंने बताया था कि जब एक्सेलरेशन टाइम वाइम पे डिपेंड करे। जैसे 3t एक्सेलरेशन में टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं सर, लेकिन अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो प्रोजेक्टाइल में नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, प्रोजेक्टाइल में दो मोशन है। कौन कौन से दो मोशन है, कौन बताएगा? सर एक यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, वेरी गुड। हाँ,
यूनिफॉर्म मोशन किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में है कि वर्टिकल वाई डायरेक्शन में? सर एक्स में। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में? बात समझ आई क्या? वेरी गुड। हाँ लक्ष्मी, वेरी गुड। सर ये जो सही बताया। डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, हाँ कौन सी वाली? सर ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है, ये? फर्स्ट वाली, ये वाली कौन सी? बोलो नाम पढ़ो तो। ये वाली? ऊपर वाली। हाँ, S Yes, इक्वल्स sir. टू यू। हाँ सर ये कहाँ से आई है? अरे आपने V इक्वल्स टू यू प्लस AT इक्वेशन पढ़ी है ना? हाँ सर। और S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं पढ़ा है? यस सर। और V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों इक्वेशन एक साथ ही तो आती है, मतलब इन्हीं तीनों का तो यूज करते हैं, तो ये वहां से आएगी। सर लेकिन यहाँ पे हाफ यूटी कहाँ से आ गया? हाफ कहाँ UT? ये V स्क्वायर है। एक्स इक्वल टू हाफ V प्लस यू और होल ब्रैकेट T है। हाँ ये दूसरी इक्वेशन है। ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू V प्लस यू बाई 2 इंटू टी। लास्ट आप नई क्लास फर्स्ट टाइम आए हो क्या क्लास में? कि लास्ट क्लास में थे आप? सर मतलब कल तो था मैं। हाँ तो कल से पहले वाली क्लास में ये पढ़ाया था मैंने, उस बेटा उसमें पढ़ाया था। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, तब उसमें मैंने बताया है कि ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। लेकिन कौन सी स्पीड, इनिशियल की फाइनल? तो ना इनिशियल ना फाइनल, दोनों का एवरेज लेकर के हम लिख देते हैं। बताया था ना? बताओ सब कोई। यस सर। यस सर। टोटल 5 फॉर्म में इक्वेशन बताया था, होती तो 3 है लेकिन मैंने 5 बताया था, उसी को थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके। चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं कि द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी इज जनरली नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी मोशन होता है ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर होता है, देखने में बहुत ही शानदार लगता है। अगर हम मोशन ऑफ क्रिकेट को देखें या मोशन इन क्रिकेट देखें, वॉलीबॉल देखें, फुटबॉल देखें, लेकिन जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हम 2D मोशन पढ़ेंगे। 1D हम पढ़ चुके हैं, 1D मोशन इन ग्रेविटी पीछे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इस केस में हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे और साथ ही साथ हम बॉल्स की स्विंग को निग्लेक्ट करेंगे कि बॉल जाते जाते ना थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाती है, थोड़ा सा नीचे मूव कर जाती है, स्विंग हो जाती है, जो कि हम डायनामिक लिफ्ट में और ड्रैग में जब वो पढ़ेंगे फ्लूइड चैप्टर में, तब वहां ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम उस चीज को इग्नोर ही करते हैं। और आइडियली क्या होता है, जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, और हम वही समझ करके यहाँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, जब उसको हम भेजते हैं ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब ना ही हॉरिजॉन्टली है कंप्लीटली, ना ही वर्टिकली है कंप्लीटली, इन दोनों के बीच का किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को फेंका जाए। जैसे ये लड़का फेंक रहा है किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर ये बॉडी को फेंक रहा है, तो ये इसका ट्रैजेक्टरी कहलाएगा, यानी कि पाथ का शेप इसकी ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। और इस पूरे मोशन में हम एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और हम इस बॉल को स्विंग को इग्नोर करेंगे। ये सारी दोनों चीजें हम इग्नोर करके सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ये चीजें इंक्लूडेड होती है। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। वेरी गुड। जिसको नहीं समझ आए वो पूछो। अब उसके बाद कुछ अजम्पशन से हम अज्यूम करते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है नहीं है एयर की वजह से, जो अर्थ की का कर्वेचर है, यानी अर्थ थोड़ा सा कर्विकल है ना, तो ऐसा नहीं है कि बॉल को फेंकूंगा मैं तो वो कुछ ऐसे जाके मोशन करेगी, नहीं, हम इसको स्ट्रेट ग्राउंड, स्ट्रेट प्लेन मान करके मोशन को कंसीडर करते हैं। इसके कर्वेचर की वजह से जो भी इफेक्ट आएगा बहुत ही ना के बराबर अर्थ के कर्वेचर की वजह से उसको निग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर आता है इफेक्ट। अर्थ का रोटेशन होता है, उस रोटेशन की वजह से भी अगर कुछ आ रहा है इफेक्ट जो कि निग्लिजिबल आता है, बहुत हल्का आता है,
उसको हम नहीं मानते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से जो भी इफेक्ट आता है। और फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी, ये भी जो भी मोशन हो रहा है, ये ट्रैजेक्टरी ऐसे मोशन हो रहा है इसका, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है, चाहे मैग्नीट्यूड की बात करें चाहे डायरेक्शन की बात करें, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और हमेशा 9.8 लगता है। हम ऊपर जाएंगे अर्थ के तो थोड़ा थोड़ा सा वो चेंज होगा, और जब हम ग्राउंड में अर्थ में गड्ढा खोद के नीचे जाएंगे तो भी वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन हम ना बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे और ना ही हम ग्राउंड में गड्ढे में जाएंगे, तो वहां पर हम ना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना ग्राउंड में बहुत नीचे जा रहे हैं, तो हल्का फुल्का जो भी चेंज आएगा हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। बहुत ही ना के बराबर चेंज आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। तो हम हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानेंगे मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में कि डायरेक्शन हमेशा किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। वैल्यू हमेशा कितनी हो रही है, 9.2 हो रही है। चाहे किसी भी पॉइंट पर उठा करके मैं इस बात को कहूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमेशा 9.8 है। करेक्ट है बात? यस सर। किसी को समझ नहीं आए तो बताओ। यहाँ पे VFY क्या है? VFY क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में और IY इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल। जब इसने ऑब्जेक्ट को फेंका तो वर्टिकल का, देखो वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल की ही बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल को इग्नोर कर जाओ, भूल जाओ, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है हॉरिजॉन्टल से। और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वर्टिकल को भूल जाओ, इग्नोर कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का कोई लेना देना नहीं वर्टिकल। तो जब मैंने फेंका तो U वेलोसिटी से फेंका या VI वेलोसिटी से फेंका, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा VX, VI cos थीटा भी बोल दो, चाहे मैं उसको टर्म दे देता हूँ VIX, वेरी गुड, VI cos थीटा होगा। और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा VIY। अब ये कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस वर्टिकल वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है तो इसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट पर डिक्रीज करते करते उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन को 0 कर देगा। फिर 0 करने के बाद वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा 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 करेगा, और जब वो उसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आ जाएगा, सेम लेवल पर आ जाएगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी वेलोसिटी से जिस वर्टिकल वेलोसिटी से इसको फेंका गया था। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की सिर्फ बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंसीडर नहीं करना है यहाँ पर। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया, यस सर, हाँ, जिस वेलोसिटी से वर्टिकल वेलोसिटी से फेंका गया था एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो वैल्यू में तो सेम होगी, इक्वल होगी, लेकिन सिंबल अपोजिट लिख देंगे, क्योंकि जो इनिशियल में वेलोसिटी फेंकी गई थी वर्टिकल कंपोनेंट उसका ऊपर की तरफ डायरेक्शन था, और जब वो वापस से ग्राउंड पे आता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी के जो डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है रेड वाले से, और यहाँ पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है ब्लैक वाले से। तो नंबर्स में, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जा रहा है। ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जा रहा है। इस वजह से इन्होंने क्या लिखा है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वाले की ही बराबर होगी, लेकिन फाइनल वाली नेगेटिव होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे भी इन्होंने एक ये है, क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर है, वो देखो ये भी मोशन कर रहा है, मोशन दे रहा है एक बॉल को, बास्केटबॉल को, और वो कैसा मोशन कर रहा है बेटा, वो मोशन कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम फिजिकल इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। फिजिकल इंडिपेंडेंस वही जो पीछे आपको पढ़ाया कि जो इसका एक्स और वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वो दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपना अलग लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपना अलग लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ये होता ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो लगता है -g। माइनस क्यों लगा?
डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर साइड डाउनवर्ड अपोजिट है ना? डायरेक्शन। लेकिन एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हो सकता था, लेकिन हमने उसको क्या किया, कंसीडर किया कि इग्नोर किया? इग्नोर। इग्नोर केस था उसमें भी हमने ignore कर दिया। इग्नोर। ना इस बॉल में किसी टाइप का इंजन लगा है जो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे सके। आई बात समझ में? तो हॉरिजॉन्टल के Yes, केस sir. में एयर का रेजिस्टेंस हो सकता था, या स्विंग का केस हो सकता था, या इंजन का केस हो सकता था, लेकिन इंजन तो लगा नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एयर का रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया है, स्विंग को हमने इग्नोर कर दिया, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रहा है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिख ही नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मोशन का क्या नाम हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन लगेगी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वही है, सेम जो आपने बोला वही सेम मैंने बोला। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में एक्सेलरेशन है, वो कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। कितना है? माइनस जी है। माइनस क्या बताता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को बताता है। तो इसमें एक्सेलरेशन फिक्स है वर्टिकल मोशन में कि एक्सेलरेशन नॉट फिक्स है? सर फिक्स्ड है। जब हम किसी भी चीज को ग्राउंड से फेंकते हैं तो कितनी डिग्री का एंगल बना के फेंकनी चाहिए जो कि सबसे लंबी जाए? कोई भी आएगा 45। 45। सभी को पता है, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, सर मैं बताऊं, 45 तो तब लेते हैं जब हम जमीन से ऊपर खड़े रहते हैं। कुछ अपनी देखो, हम जमीन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से फेंकेंगे ना तो थीटा कुछ और बनेगा मेरे हिसाब से। अच्छा जब हाँ भाई वो पता है। अच्छा जब आएगा तो फिर वही पूछ रहा हूँ। यार तू भाई तू जोर जरा लगा लेना, बस बात खत्म हो गई। और तू फिर ध्यान रख हाँ चलो बस हो गया। देख लो सर, देख लो। अरे ठीक है, दोस्ती है तुम्हारे। यार और क्या भाई, बाद में पूछ लेना यार। अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पे आज एक्सेलरेशन फिक्स है कि नॉट फिक्स है? आपने बोला कि सर 9.8 है, फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो किस टाइप का मोशन हो गया ये? वर्टिकल मोशन। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कौन सी मोशन लगेंगी, कौन सी इक्वेशन लगेंगी? S is equal to UT इक्वल टू यू प्लस एटी। उसी का नाम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है कि भैया यू वेलोसिटी से फेंका गया और थीटा एंगल से फेंका गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू cos थीटा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट यू sin थीटा हो गया, और जो मैक्सिमम हाइट जाएगा उसको उन्होंने बोल दिया कि भैया मैक्सिमम हाइट जो होगी वो कितनी होगी? h होगी। और जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उसको उन्होंने बोल दिया कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r होगी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन को आप हमको समझाओगे, आप हमको समझाओगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? नहीं होगी सर, चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट रहेगी सर। नहीं होगी कांस्टेंट सर, रहेगी। या तो कांस्टेंट होगी या तो हॉरिजॉन्टल जीरो। वेलोसिटी उसकी u cos थीटा थी, चाहे बीच में यहाँ पे लो, चाहे शुरू में लो, चाहे फाइनल पॉइंट पे लो, हर जगह पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या लग रहा था? -g लग रहा था। तो ऊपर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाती रहेगी एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। अब फिर उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते 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 जब वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, यानी u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन ये u sin थीटा पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी जब ये फाइनल वापस? नेगेटिव। यानी सिंपल पॉजिटिव दूं कि नेगेटिव दूं मैं? सर डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ, आप समझ।
और भी वही सारी बातें इसमें बताया गया है कि 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसमें अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, कोई नई बात आपने नहीं पढ़ा इसमें। अब ये जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ले लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ले लो। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ले लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ले लो। हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे होता ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, चलो एक्स वेलोसिटी से ही बात कर लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट पीछे मैंने आपको समझाया कि पहले क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो आपने बताया कि सर वो धीरे 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 डिक्रीज करेगा और फिर कितना हो जाएगा, 0। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा और फिर वापस से इंक्रीज करेगा डाउन डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे लिखा हुआ कि हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम बात करें तो वो कहाँ लिखा, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो लगातार लग रहा है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और 9.8 लग रहा है, जो आपने पहले ही बता दिया। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटिव मोशन है। वही सारी बात दोबारा से उन्होंने यहाँ बता दी। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने देखो कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स को डाला गया है। एक का ये ग्रीन वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये दूसरे वाले का ब्लू वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तीसरे वाले का ब्लैक वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। वही सारी बातें यहाँ पे भी बताई गई हैं कि हर जगह एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और कुछ खास ऐसी नीचे बात नहीं लगाई गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप है, इसमें एक लड़का जो है इस बॉल को किक कर रहा है और साथ ही साथ ट्रक पर से किक कर रहा है, छोटी सी ट्रक से किक कर रहा है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जब ये लड़का उस बॉल को किक कर रहा है तो वापस से उसी ट्रक पे रीच करे, उसी ट्रक पे पहुंचे वो बॉल, इसके लिए ट्रक की वेलोसिटी को फिक्स होना चाहिए कि ट्रक की वेलोसिटी को इंक्रीज होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप सोच के बताइए। नहीं, रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब आप सोच करके बताएंगे कैसे इंक्रीज है, तो कैसे सर इंक्रीज? हाँ इंक्रीज है, लेकिन कैसे इंक्रीज अब आप बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए। अब यहाँ पर उसी चीज को हम दोबारा से देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है कितनी, vi, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vxi, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, vyi। अब जब ये बी पॉइंट पे पहुंचता है तो बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? नो सर। नहीं चेंज नहीं, होगी। सर। तो ये vxi थी, तो यहाँ पे भी अगेन vxi ही रहेगी। ठीक है, सी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? नो सर। नहीं होगी। नो सर। और सर डी पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल vxi, ई पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल vxi। वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में vyi था, वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में vyi था, बी पॉइंट पर चेंज हो गई, कितनी हो गई, vy हो गई। डी पॉइंट पर चेंज हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई। 0। बी पॉइंट पर चेंज हो गई, अलग ही कुछ हो गई, vy, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ई पॉइंट पर भी वापस से कितनी हो गई, vy, लेकिन vyi होना चाहिए यहाँ पर, vyi, ये vyi माइनस का vyi होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर तुम देखो कि बी पॉइंट पर इसकी 2 वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल vxi, एक वर्टिकल vy। तो इन दोनों को लिखेंगे कैसे हम? तो हम लिखने का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का तरीका आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो और इसमें आई कैप लगा दो, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट लो और उसमें जे कैप लगा दो, तो आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा बताओ? √ vx स्क्वायर vxi का स्क्वायर हो जाएगा प्लस vy का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। अब इसमें tan थीटा लगा करके डायरेक्शन में निकाल सकते हैं क्या हम? यस सर। थीटा मतलब डायरेक्शन, तो tan थीटा क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, vy और बेस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, vx। vx। बस ये तो समझ में आई बात सभी बच्चों Yes, को? sir. सारी चीजें कैसे कैसे निकालना है, उसी बात को यहाँ बोला गया कि Yes, y sir. कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का 0 हो जाता है, जो मैंने यहाँ आपको बताया। फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियल वेलोसिटी आपने बता दिया कितनी है, u cos थीटा है, और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, 0 एक्सेलरेशन है। तो
फाइनल वेलोसिटी भी उसकी u cos थीटा ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी स्टूडेंट्स को? यस सर सर। अगर हॉरिजॉन्टल Yes, में sir. एक्सेलरेशन लगेगा तो Yes, पाथ sir. चेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन लगेगा तो बिल्कुल पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा थी। वर्टिकल में एक्सेलरेशन लग रहा था कि नहीं लग रहा था? लग रहा था। सर लग रहा मतलब था। कितना? मीटर। माइनस जी। माइनस जी लग रहा था, माइनस माइनस लिखना चाहिए था उन्होंने। हाँ ठीक, वेरी गुड। अच्छा, तो अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नॉट कांस्टेंट है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो कौन से किस टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से इक्वेशंस लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ लॉज वाला। v इक्वल टू u प्लस लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पहला लगा न्यूटन्स दिया, लॉ। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। भैया मुझे v पता करना था, नहीं पता तो v लिख दिया मैंने vy। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई? वर्टिकल में सिर्फ बात कर रहे हैं हम कि वर्टिकल में इनिशियल u sin वेलोसिटी थीटा। यू साइन थीटा। VIY। u sin थीटा या vy बोल दो, चाहे u sin थीटा बोल दो, दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं u sin थीटा लिख रहा हूँ। u sin थीटा प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? प्लस। प्लस क्यों लिखूं? प्लस सर ऊपर है ना। अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायमेंशन। और एक्सेलरेशन आपको पता है कांस्टेंट है नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस और जी। टाइम माइनस नेगेटिव कब होगा? कभी नहीं होगा। नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख दिया टी टाइम के बाद u sin थीटा माइनस जी थी। करेक्ट है? यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। यस सर। यस बहुत सर। अच्छी, वेरी गुड। यस सर। अब उसी चीज को दोबारा समझाया गया है। उसी चीज को कैसे दोबारा समझाया गया है कि भैया u वेलोसिटी से फेंका हमने। अच्छा ठीक है भाई, u वेलोसिटी से हमने फेंक दिया। जब हमने u वेलोसिटी से फेंका तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था? थीटा एंगल बना रहा था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा हो u जाएगा। cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u जल्दी sin जल्दी थीटा। साइन थीटा। u sin थीटा। sin थीटा। अच्छा, p पॉइंट पे पहुंच के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ। u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे? मोशन ऑफ V equals to U। लॉज ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, ओके सर। किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ इक्वेशंस मोशन। ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करके यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी टी टाइम के बाद आपने कैलकुलेट करके मुझे बता दी। अब इस पॉइंट पी पर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखूं जब आपको हॉरिजॉन्टल पता है और जब आपको वर्टिकल पता है? जल्दी बताओ। VX I cap plus VY J cap। Vx की वैल्यू पता है ना बेटा? u और cos थीटा U cos थीटा I cap प्लस u sin थीटा j कैप। U sin थीटा J ना ना ना, पूरा पूरा पहले पूरा वेलोसिटी बोलो। u sin थीटा माइनस gt और फिर j कैप। क्या आपने लिख दिया? इसको, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट में स्क्वायर करके। बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले बोलो। u स्क्वायर होल स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस U sin थीटा माइनस u GT का sin होल थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। माइनस जीटी का होल स्क्वायर। अगर मैं एंगल निकालने को बोलूं, ये एंगल कितना बना रहा है? क्या लिखा है एंगल? अल्फा। तो अगर मैं tan अल्फा निकालने को बोलूं तो आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? U sin थीटा माइनस GT u by sin U थीटा cos माइनस gt अपॉन बेस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? U cos थीटा। बस सब निकल जाएगा क्या सारी चीजें आप लोगों से? यस सर। यस सर। थोड़ा Yes, सा मैं sir. और अच्छे से इसमें यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट।
इस तरीके से आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया। अब वापस से वही चीज आ गई कि भाई हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, और t टाइम बाद भी वही सेम वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो चेंज ही नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, g डाउनवर्ड लिख दिया, डाउनवर्ड तो माइनस नहीं लिखा है, या माइनस g लिखो या तो वर्ड्स में लिख दो या तो सिंबल्स में लिखो। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन से क्वेश्चंस की अंदर से कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे u sin थीटा माइनस gt। अब बस आज के लिए, हाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, और उसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केस है, वो सारी चीजें देखेंगे। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लो, अगर समझ में आ गई है सर तो क्लास